क्या ढूंढ रहा है नासा समुद्र के गहरे तल में? यस, समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे गहरे पानी में ऐसा कौन सा राज मौजूद है जिसे नासा डेस्परेटली खोज निकालना चाहता है? बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फ्लोरिडा के तट से थोड़ी ही दूर समुद्र की 20 मीटर की गहराई में दुनिया का इकलौता अंडर वाटर लैब बसा हुआ है जिसका नाम है एक्वेरियस रीफ बेस। यहाँ पर हर साल नासा के 5 से 6 रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स, यस एस्ट्रोनॉट्स, कई हफ्तों के लिए भेजे जाते हैं एक खास किस्म के प्रोजेक्ट के खातिर जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीमो, यानी कि नासास एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशंस। इन नासा साइंटिस्टों को स्पेसिफिकली बोला जाता है एक्वेनॉट्स। सिर्फ यही नहीं, नासा की एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जिसका नाम है ऑर्फियस। ये समुद्र के 10 किलोमीटर अंदर डीप डाइव करके वहां पर आज रिसर्च कर रही है। बट नासा जैसी एक स्पेस एजेंसी का आखिर समुद्र की गहराइयों में क्या काम है भाई? आफ्टर ऑल, अमेरिका के पास ओशन रिसर्च करने के लिए तो अलग से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ही, नोआ, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्या नासा को समुद्र के नीचे किसी एलियन लाइफ फॉर्म होने के सबूत मिले हैं क्या? या फिर पृथ्वी पर कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है जिसका एहसास नासा साइंटिस्टों को पहले से ही हो चुका है? एक फेमस जियोफिजिसिस्ट एडवर्ड बुलर्ड ने एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा महासागरों के पानी से भरा हुआ है, लेकिन आज भी हम चांद और मार्स की सतह के एक एक नक्शे और उसके वातावरण के बारे में हमारे समुद्रों से ज्यादा जानते हैं, which basically means समुद्र के तल तक पहुंचना और वहां पर जाके रिसर्च करना इतना डिफिकल्ट है। और ये जानते हुए भी नासा ने अपने इस यूनिक समुद्री मिशन के लिए अपने ऊपर अगले 2 महीनों का डेडलाइन रख दिया है। सो ऐसा क्या होने वाला है जिस वजह से 2 महीनों का डेडलाइन नासा वालों को रखना पड़ गया? चलिए समझते हैं क्या एग्जैक्टली चल रहा है नासा साइंटिस्टों के दिमाग में और क्या हमें इस बात की टेंशन लेनी चाहिए। देखो, आज ही के दौर में ना नासा एक बहुत ही खतरनाक मिशन प्लान कर रहा है। एक ऐसा मिशन जिसके लिए मैं पर्सनली 6 सालों से वेट कर रहा था। ये देख रहे हो, पानी में रहने वाले सभी जानवरों की स्पीशीज में से 90% ऑर्गेनिजम्स सब इस सनलाइट जोन में रहते हैं। पता है ऐसा क्यों है? इतने बड़े ओशन में से इतना छोटा सा हिस्सा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों है? वेल, इसका मेन रीजन ये है कि जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जाते चले जाते हो, प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ने लगता है। हर 10 मीटर गहरा जाने पर वाटर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो प्रेशर हमारा बॉडी नॉर्मली जमीन में फील करता है, या कह सकते हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फील करता है। आपको याद है वो टाइटन सबमर्सिबल का किस्सा? वो सबमरीन सी लेवल से 3.5 किलोमीटर अंदर थी जब वो इम्प्लोड हो गई थी और अंदर बैठे लोग 1 मिलीसेकंड के अंदर ही पूरी तरीके से लिटरली वेपराइज हो गए थे, एकदम इंस्टेंटली। उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ होगा क्योंकि ब्रेन को ही पेन सेंसेशन फील करने के लिए कम से कम 25 मिलीसेकंड्स का समय लग जाता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ महसूस भी कर पाते, सब कुछ एक झटके में ही नष्ट हो गया। मगर जिस गहराई में टाइटन इम्प्लोड हुआ था, उससे भी और 3 गुना ज्यादा नीचे नासा जा रही है, क्योंकि नासा बहुत ही जल्द एक बड़े लेवल का एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन प्लान कर रही है, वो भी हमारे ही सोलर सिस्टम के एक ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट में जहां पर हमें एलियन लाइफ मौजूद होने के संकेत मिले। बस वहां पर जाकर हमें कंफर्म करके आना है। अब वो कौन सा मिशन है और हमारे ही सोलर सिस्टम में एग्जैक्टली नासा एलियंस को कहां पे ढूंढने वाली है, क्या आपको ये चीज पता है? वेल, इसके बारे में हम कुछ ही देर में जानेंगे, लेकिन इससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, समझते हैं कि एक एलियन मिशन का पृथ्वी के गहरे समुद्र से क्या लेना देना हो सकता है। वेल, आपको तो पता ही है कि पृथ्वी में लाइफ की शुरुआत गहरे समुद्र में ही हुई थी, और यही फैक्ट नासा के लिए एक बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। दरअसल नासा साइंटिस्ट के अनुसार देयर आर 3 बेसिक क्राइटेरियाज जिससे हम जैसी लाइफ का जन्म होता है किसी भी एनवायरनमेंट में। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 एनर्जी, नंबर 3 केमिस्ट्री। हम कितने भी विकसित और इंटेलिजेंट बीइंग्स क्यों ना बन जाए, लेकिन अंत में हम सब नॉन लिविंग एटम से ही तो बने, और हम सब पर भी वही लॉज एंड फोर्सेस ऑफ नेचर एप्लीकेबल है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जो लाइफ को जन्म देने के लिए बिल्कुल जरूरी है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। और ये एलिमेंट्स जब एक दूसरे के साथ एक स्पेशल वे में कंबाइन होते हैं तो इनके इंटरैक्शंस, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, से लाइफ का जन्म होता है। मगर सारे एलिमेंट्स को साथ में रख देने से क्या ये अपने आप कंबाइन हो जाएंगे और लाइफ का जन्म हो जाएगा? वेल, इसे ऐसे समझो, अगर हमारे पास चाय पत्ती, चीनी और अदरक हो
तो क्या इनको साथ में एक पतीले में रखने से चाय बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, राइट? चाय बनने के लिए चाहिए एक मीडियम, जो कि है वाटर, और फिर चाहिए एनर्जी इन्हें आपस में इंटरैक्ट कराने के लिए। जैसे हम गैस से डिराइव्ड हीट एनर्जी चाय में ट्रांसफर करते हैं और चाय बनता है। अब पृथ्वी के शुरुआती दिनों में इन एलिमेंट्स को भी एक स्पेसिफिक वे में कंबाइन होने के लिए वाटर और एनर्जी की जरूरत थी, जो कि उस वक्त हमारे समुद्रों में मौजूद थी। मे भी आपको सवाल यह आए कि एनर्जी डीप ओशन में कहां से मिल सकती है? समुद्र के गहरे अंधेरे कोनों तक तो सूरज की किरणें थोड़ी ना पहुंचती है, और पृथ्वी पर तो हर कोई लिविंग बीइंग सन पर ही तो प्राइमरीली डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी, राइट? वेल, ये ना एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हम जीव सनलाइट के बिना जी ही नहीं सकते। असल में हम एनर्जी के बिना जी नहीं सकते, और सनलाइट बाकी एनर्जी सोर्सेस में से बस सिर्फ एक सोर्स है। पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत सनलाइट से नहीं हुई थी, और इसीलिए नासा की दिलचस्पी ओशन के नीचे एक स्पेशल जोन में है जहां पर लाइफ पहली बार जन्म लिया था, द हेडल जोन। अब ये हेडल जोन क्या है और इसकी मदद से साइंस लाइफ के ओरिजिनेशन की गुत्थी को कैसे सॉल्व कर रहा है, ये समझने से पहले चलो एक मिनट निकालकर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे साइंस की मदद से आज हम क्रुकेड टीथ को फिक्स कर सकते हैं एक क्रिएटिव तरीके से। मतलब आज तक इनको फिक्स करने का बस एक ही तरीका था, मेटल ब्रेसेस लगाओ, लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम्स है जैसे कि काफी पेनफुल होते हैं, इनके ट्रीटमेंट में भी 2 से 2.5 साल लग जाते हैं, और इनमें काफी फूड रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। लेकिन आज इसका एक काफी बेहतर ऑल्टरनेटिव निकल कर आ गया है, जो है टीथ अलाइनर्स बाय टूथसी, जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने ये पहना हुआ है। प्लस ये रिमूवेबल भी है, मतलब नो फूड रेस्ट्रिक्शंस एंड गुड ओरल हाइजीन। टूथसी टीथ अलाइनर सिर्फ 6 से 10 महीनों में ही आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करता है और दांतों के गैप्स को भी बंद करता है, विच इज मच फास्टर देन ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस। इन्हें बनवाने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। इनका खुद का एक ऐप है जिससे आप घर बैठे बैठे टीथ स्कैन बुक करवा सकते हो, या फिर आप इनके एक्सपीरियंस सेंटर भी जा सकते हो, और कुछ ही दिनों में आपके अलाइनर्स घर में डिलीवर हो जाएंगे। टूथसी के 26 प्लस एक्सपीरियंस सेंटर्स और 2000 पार्टनर क्लिनिक्स भी है इन इंडिया, और इसी सब टेक्नोलॉजी की वजह से टूथसी अलाइनर्स काफी अफोर्डेबल है। और टूथसी ने 3 लाख से भी ज्यादा स्माइल्स डिजाइन किए हैं, सो रिजल्ट्स आर गारंटीड। एक ब्यूटीफुल स्माइल आपका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज कर सकती है, तो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग आउट टूथसी टीथ अलाइनर्स। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द टूथसी ऐप टू बुक अ 3D टीथ स्कैन फ्री। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिर क्यों साइंटिस्ट एकदम से हेडल जोन में इंटरेस्ट लेने लग गए। सो द हेडल जोन ना ओशन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो समुद्री तल को टच करता है। कई जगहों पर ये 11 किलोमीटर की गहराई तक भी जाता है, और ये डेंजरस टेरेन से भरा हुआ है। यहां पर पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी कि बेसिकली अंडर वाटर वोल्केनोस, ये जब फटते हैं तब उबलता हुआ पानी और साथ में मिनरल्स और लावा स्टीम रिलीज होता है। ये अंडर वाटर गीजर्स या हॉट स्प्रिंग्स जैसे होते हैं। वेंट से रिलीज हुए पानी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो सॉलिड मेटल तक को पिघला सकता है। वंस अगेन सन से नहीं, हमारे अर्थ के एक्सट्रीमली हॉट कोर में से आई एनर्जी ने पृथ्वी में लाइफ को जन्म दिया। इसी एनर्जी के वजह से सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनए एटसेट्रा बने, जिसने फिर फर्स्ट यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज और वायरसेस को जन्म दिया, जो फिर लाखों करोड़ों सालों के म्यूटेशंस और एवोल्यूशन के बाद मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज में तब्दील हो गए। ऐसे शुरुआत हुई थी लाइफ की हमारे पृथ्वी पर, जिससे इंस्पायर होकर नासा दूसरे गोलों पर भी लाइफ ढूंढ रहा है। सो अब आता है अगला सवाल, आखिर वो कौन सा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर हमें बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर कंडीशंस मिल सकते हैं? मर्क्यूरी सन के बहुत ही ज्यादा करीब है, वीनस बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, मार्स को तो ऑलरेडी हम स्टडी कर ही रहे हैं, एंड सो फार वहां पर अब तक कहीं पर भी लिक्विड पानी नहीं मिला है। और उसके बाद वाले प्लैनेट्स वो तो सारे के सारे गैस जायंट्स हैं, उधर पानी क्या जमीन भी नहीं है। वेल, यू आर राइट, गैस जायंट्स तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके मून्स तो सॉलिड है ना। उन्हीं मून्स में से एक है परफेक्ट कैंडिडेट, यूरोपा। ये जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून है, जहां पर नासा के डेटा के हिसाब से हमारे अर्थ के ओशंस जैसा ही सिमिलर
सॉल्ट वाटर ओशन छुपा हुआ है। 1979 के वॉयेजर मिशंस और 1989 में लॉन्च हुए गैलीलियो मिशन ने जब यूरोपा के क्लोजअप इमेजेस लिए और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा को स्टडी किया तो यह पता चला कि वैसे तो यूरोपा का सरफेस पूरा सॉलिड आइस से कवर्ड है, लेकिन जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से यूरोपा का सरफेस स्ट्रेच और स्क्वीज होता है। इसे कहते हैं टाइडल फ्लेक्सिंग। अब ये कांस्टेंट पुश एंड पुल की वजह से प्लैनेट का कोर एक्टिव है और इसमें मैसिव जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होती है, जिसके कारण सरफेस के नीचे का वाटर लिक्विड स्टेट में ही बना रहता है। और उसके मैग्नेटिक फील्ड के सिग्नेचर्स से यह भी प्रूव हुआ कि वहां पर ग्लोबली सॉल्ट वाटर ओशन मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात पता है, साइंटिस्टों ने यह भी कैलकुलेट किया कि यूरोपा के ओशन में अर्थ से दुगुना पानी मौजूद है। एंड इवन एज यू नो, अर्थ की ही तरह यूरोपा का भी कोर जियोथर्मल एनर्जी से भरा पड़ा है और इनके ओशंस का कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल सिमिलर है। और इस वजह से यहां पर भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। ऑल्टरनेट स्टडी में यह प्रूव हुआ कि यूरोपा के एनवायरनमेंट में और सरफेस कॉम्पोजिशन में वो फंडामेंटल एलिमेंट्स भी मौजूद है जो लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को सपोर्ट कर सके, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। और इसी वजह से नासा यहां पर अपना स्पेस प्रोब भेज रहा है इसे और डिटेल में स्टडी करने के लिए और यहां पर एलियन लाइफ होने के प्रमाण ढूंढ के निकालने के। अब ये मिशन ना इतना अमेजिंग होने वाला है कि मैं पर्सनली, जैसे मैंने बताया, 6 सालों से इसका इंतजार कर रहा था। इसे नॉर्मल मिशन बिल्कुल मत समझना, सभी स्पेस एजेंसीज के लिए ये ग्रैंड इंस्पायरिंग मिशन होने वाला है। आपको बस सिर्फ इसका एक अंदाजा देने के लिए हमारे चंद्रयान 3 मिशन से इसे कंपेयर करते हैं, जो कि एक सक्सेसफुल और हाईली सेलिब्रेटेड मिशन था। उसमें मून तक पहुंचने के लिए हमारे रॉकेट ने अर्थ के 5 चक्कर लिए थे ताकि एक स्लिंग शॉट इफेक्ट के जरिए वहां तक जाने का मोमेंटम जुड़ सके। बट यूरोपा तक जाने के लिए नासा लिटरली, वो गेम हुआ करता था ना पिनबॉल करके, उसमें बॉल कैसे इधर उधर आसमान से गिरे, खजूर में अटके, खाके सब जगह के फटके, वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने वाला है। दिमाग फाड़ कैलकुलेशंस होने वाले हैं। जुपिटर के मून यूरोपा का डिस्टेंस चंद्रयान 3 लूनर मिशन से ऑलमोस्ट 1600 गुना ज्यादा है। स्केल के लिए जस्ट इमेजिन करो कि मून आपकी बगल वाली बिल्डिंग में है तो यूरोपा का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली मुंबई से ऑल द वे दिल्ली तक का ट्रैवल होगा। और इस सफर में बड़े बड़े गैस जायंट्स की तगड़ी ग्रेविटी, उनके सैकड़ों मून्स का ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस, एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसमें लाखों स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे और उनकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस से बचते हुए जाना, एंड नॉट टू फॉरगेट सन की ग्रेविटी और सोलर विंड्स। ये सुपर कॉम्प्लिकेटेड मिशन होने वाला है। बोलना क्या, आपको इसकी एक झलक ही दिखा देता हूं। सो देखो, यूरोपा मिशन का फर्स्ट फेज है यूरोपा क्लिपर सैटेलाइट। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन ये है कि यूरोपा क्लिपर बस 2 महीनों के अंदर अक्टूबर 2024 को अर्थ से लॉन्च होगा और फिर वो मार्स पहुंचकर उसका स्लिंग शॉट लेकर एक बूमरैंग जैसे अर्थ की तरफ वापस आएगा। फिर अर्थ का स्लिंग शॉट लेकर स्पीड पकड़ेगा जुपिटर की तरफ, जिस तरफ ये लिटरली एक पिंग पोंग की तरह शूट होके यूरोपा की ओर ट्रैवल करेगा। और ये तो बस शुरुआत है। अर्थ से निकल के यूरोपा तक पहुंचने के लिए करीब 7 साल की जर्नी कैलकुलेट की है साइंटिस्टों ने। और इमेजिन करो, इस पूरे टाइम फ्रेम में हर एक प्लैनेट और स्पेस बॉडी की प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन को कैलकुलेट करना, एग्जैक्टली किस एंगल से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना है उसको कैलकुलेट करना, क्योंकि प्लैनेट्स और मून्स तो अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो हर एक पड़ाव पे किस डायरेक्शन में और कितने टाइम में पहुंचना है, ये सारी चीजों को नासा ने कैलकुलेट और प्रेडिक्ट करके अपने मिशन को प्रोग्राम किया है। अब इस सैटेलाइट की यूरोपा मून में एंट्री तो और भी ज्यादा फिल्मी है। जुपिटर के करीब पहुंचने के बाद यूरोपा के ऑर्बिट में घुसने के लिए यूरोपा क्लिपर सैटेलाइट जुपिटर के गैलीलियन मून्स, जो कि जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स हैं, उनके मल्टीपल फ्लाईबाइज करके यूरोपा के ऑर्बिट में घुसने वाला है। और इसीलिए मैं पर्सनली इतना एक्साइटेड हूं। अच्छा, जब 2031 में इसकी स्पेस जर्नी खत्म होगी ना, तो ये प्रोब यूरोपा पर वहां की सतह और एनवायरनमेंट को स्टडी करना स्टार्ट कर देगा, जिसके बाद वहां के ग्रेविटी वैल्यूज, टेम्परेचर रीडिंग्स, एटमॉस्फेयर, विंड्स एटसेट्रा का डेटा ये अर्थ तक भेजेगा। और फिर इसके बाद जो ऑपरेशन होगा ना, वो किसी साइ-फाई मूवी से लिटरली कम नहीं होने वाला है। यूरोपा पर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद यूरोपा की सतह पर क्रायोबॉट्स, यानी कि बर्फ पेनिट्रेट करने वाले रोबोट्स भेजे जाएंगे, जो कि उसकी सतह की डिटेल जांच पड़ताल करेंगे। अभी के एस्टिमेट्स के हिसाब से यूरोपा पर मिनिमम
2 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की मोटी बर्फ की परत हो सकती है, जिसे पेनिट्रेट करके प्रोब को नीचे गहरे पानी तक पहुंचना होगा, जिसे करने में सालों का वक्त लग सकता है। वो क्रायोबॉट बर्फ को न्यूक्लियर पावर से मेल्ट करते करते नीचे समुद्र की गहराई तक पहुंचेगा और अपने साथ 48 माइक्रो रोबोट्स लेकर जाएगा, जिसे नीचे डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि फिर समुद्र की गहराई में अलग अलग जगह पर स्विम करके लाइफ की खोज करेंगे। एकदम साइ-फाई, राइट? और अगर लेट्स से हमें एलियन लाइफ मिल जाती है तो उसकी बायोलॉजी आखिर कैसे होगी? जस्ट इमेजिन कैसा महसूस होगा अगर फाइनली हमें यह पता चल जाए कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। काफी डीप और एक्साइटिंग थॉट है, राइट? आपके ओपिनियन में यूरोपा के डीप वाटर्स में लाइफ मिलने के क्या चांसेस है? क्या चांसेस है कि वहां पर एक एलियन लाइफ फॉर्म की खोज हो जाएगी इस मिशन के जरिए? इफ यू आस्क मी, जरा सोचना कि आज दुनिया भर के कितने ही स्पेस एजेंसीज मिलकर एलियन लाइफ को सदियों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपा तो फिर भी हमारे बहुत ही नजदीक है। हमारे पास तो आज के तारीख में ऐसे यंत्र है जैसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप, हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जस्ट टू नेम अ फ्यू, जिससे हम लाइफ के एविडेंसेस मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर तक खोज पाते हैं। लेकिन अब तक अनफॉर्चुनेटली एलियन लाइफ होने का, मौजूद होने का हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ऑल्सो हम लाइफ के जन्म को उसी तरह से स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से लाइफ पृथ्वी पर इवॉल्व हुई थी। बट डीएनए जैसा ही कोई दूसरा सेल्फ रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ पृथ्वी वाले ही स्टाइल में ही जन्म लेता हो, वाटर बेस्ड ही हो। लाइफ के जन्म के और भी तो कई तरीके हो सकते हैं जो अब तक हमें नहीं पता। हम सिर्फ पृथ्वी वाले मॉडल के आधार पर ही हमारी खोज कर रहे हैं, जो कि एक्सट्रीमली रेयर हो सकता है एंड वी माइट जस्ट बी बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। बट यू नो व्हाट, ये सब कुछ अच्छे से पता होने के बाद भी आज दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स, बेस्ट साइंटिस्ट एकजुट होकर अपनी नेशनैलिटीज, अपने रंग, अपने जात, अपने धर्म, अपने सेल्फ डाउट्स सब कुछ बुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर उस 1% चांस को सक्सेस में बदलने के लिए जुटे हुए हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। ये है इंसानियत एट इट्स वेरी कोर, जिसने हमें दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता बनाई। इट इज जस्ट प्योर क्यूरियोसिटी। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इवन अगर हम फेल भी हो जाए, लेकिन ऐसे अनबिलीवेबल मिशंस इंसानी पोटेंशियल का बेस्ट बाहर निकालते हैं। हम इंसानों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल जरूर है, लेकिन वो बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे क्यूरियोसिटी ड्रिवन रेवोल्यूशनरी मिशंस हमें वो वजूद, वो मीनिंग देते हैं जो हमें आगे ढकेलते रहता है हमारी सभ्यता को बेहतर बनाने में। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब भी कोई ऐसा क्रांतिकारी मिशन आता है तो जो साइंस और टेक्नोलॉजी उस मिशन के लिए डेवलप होती है, उसका फायदा इंसानी सभ्यता के सभी डोमेन्स को एम्पावर करने में ही होता है। सो विद दैट सेड, let curiosity be the ultimate driver of your life, because there is always so much to learn, so much to explore and so much to grow. Gaurav Thakur signing off. Jai Hind. और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कंसिडर डाउनलोडिंग द टूथसी ऐप। टूथसी टीथ अलाइनर्स आपके सभी तरह के टीथ अलाइनमेंट इश्यूज को फिक्स करता है। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड बुक योर फ्री 3D टीथ स्कैन टुडे।